आप एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट में रहे हैं सर, जिसका हम नाम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। आई थिंक इसी में सर जब आप डिप्लॉयड थे तो 16 किल्स आपने अचीव किए थे। 16 एनकाउंटर्स जो वहाँ हुए थे, 16 टेररिस्ट मारे गए थे ओवरऑल। तो मैक्सिमम जो टेररिस्ट क्रॉस करके आ रहे थे वो पाकिस्तानी या अफगानी से, वो सरेंडर नहीं करते थे कभी। सुरनकोट जैसे आपने स्टार्ट किया था, वो उस टाइम डिक्लेयर हो गया था मिनी पाकिस्तान, और सारे पैराट्रूपर्स थे, सब हैंड पिक्ड। इसके लिए हमारा सबसे पहला जो ऑपरेशन था, सिर्फ लोअर टिप्पर का जो फायर है, वो जो हट था, वो पूरी हमने ब्लास्ट कर दी। वो हमसे करीबन 400 मीटर दूर थी। पीछे राष्ट्रीय राइफल की पोस्ट से 81 mm मोटर दैट स्टार्टेड हिटिंग। उस एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी आर्मी के ओह, पाकिस्तानी आर्मी के साथ इधर हमें IAS ऐसी ट्रेनिंग दी गई है, तो इधर भेजा गया इंडिया में दहशतगर्दी के लिए। मैं रेडी था। वो बर्फ से निकल रहे थे, वो ऊपर डिटेक्ट हो गए। एक फ्लैश आ रहा है और कुछ ऐसे ऐसे घूम के मेरी तरफ आता है और ऊपर बर्स्ट कर जाता है ढोक के पीछे। ओह, RPG सेकेंड जो रॉकेट लॉन्च किया था फायर हमने, वो डॉट उसी ढोक पे गिरा जहाँ से मैक्सिमम फायर हम पे आ रहा था। उसमें हमने चारों के चारों गिराए थे। हमने फायर किया, फिर वो गुस्से में गालियां दे रहे हैं और हम पे बर्स्ट मार रहे हैं। तो मैं ऐसे और ऊपर गोलियां लग गई। एक बॉडी देख ली कि रात को हमने एक तो मार ही दिया। बाकी दोनों को मारने के लिए त्रिलोक ने उस बंदे की टांग देखी, वो दूसरी डायरेक्शन से आ रहा था, उसने उसकी टांग में 6 गोलियां डाल दी। ओह, और फिर मैंने ग्रेनेड मारा तो दोनों मार के वी टुक आउट 3 बॉडीज। इनफैक्ट सर, आपकी जो ये स्पेशलाइज्ड यूनिट थी, ये IC-814 का जब हाईजैक हुआ था कांधार वाला, उसमें भी इन्वॉल्व थी सर। और मेरी एक थ्योरी है कि दुश्मन को घर में घुस के ही मारा जाता है। एंड सिर्फ एक ही चीज़ हम बार बार बोल रहे थे कि उसका एक टायर उड़ा दो, टेक ऑफ मत करने दो। फ्रेंडली देश ने हमें थोड़ी हिंट दी, हमारे टॉप एजेंसीज को, कि कंधार से क्वेटा ये आएंगे, गाड़ी, दिन, टाइम, रास्ता, कौन सी रोड हम आपको बताएंगे। उससे ज़्यादा वाह सर। चाहिए क्या सर? तो फिर हमने ऊपर से अटैक किया इनको, और लकीली पूरे ऑपरेशन में 5 हमारे पास, और 5 के 5 अफगानी। ये इनकी औरतों का बहुत दुर्दशा करते थे। वो एक जाकी करके कमांडर था उस टाइम उनका, लश्कर का, तो वो सबसे क्रूअल माना जाता था। खबर ये थी कि 25 आदमी कहीं बीच में है, आप लोग ऊपर डिप्लॉय होकर के स्टॉप्स का काम करेंगे और नीचे से BSF चढ़ती हुई जाएगी उनको भगाते हुए, और ये ऊपर भागेंगे तो शायद आपके पास आ जाएंगे। हमने वो ढोक सराउंड कर ली, सराउंड कर ली, फाइनल रेडी कर दिया। भाई आवाज़ आ रही है, तो ढोक के ऊपर मैं था। ऊपर चढ़ गए आप उस? हाँ, मैं ढोक के ऊपर था। उन्होंने एक वार्निंग शॉट फायर करी और फिर आवाज़ लगाई, बाहर हो, नहीं तो हम उड़ा देंगे। जब उसने कुछ हिंदी में अच्छी गालियाँ दी और बोला कि मैं RL रॉकेट लॉन्चर मारूंगा, कोई भी नहीं बचेगा, बाहर आ जाओ। कैन यू गेस मैंने पहली गोली कब चलाई है पाकिस्तान के ऊपर? तो आप स्कूल में होंगे सर अपने फादर के साथ। 14 साल की उम्र। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। आज के जो गेस्ट हैं वो हैं कर्नल आशीष खन्ना, सेना मेडल। वैसे तो सर ओरिजिनली पैरा आर्टिलरी के हैं, लेकिन उनके ऑपरेशंस किसी एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट के साथ जो उन्होंने कश्मीर में किए हैं, काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। उस स्पेशल फोर्सेस यूनिट के बारे में हम ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकते हैं और ना ही उनके सारे ऑपरेशंस के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें क्लासिफाइड होती है एंड वी सीरियसली रिस्पेक्ट दैट। लेकिन जो ऑपरेशंस इन्होंने शेयर किया है वो भी माइंड बॉगलिंग है, और हमने उनके कमांडिंग ऑफिसर से भी बात की है जो खुद एक लेजेंडरी ऑफिसर हैं, और उनके शब्दों में ये कहा गया है कि इनको कर्नल खन्ना सर को रोकना पड़ता था, वो ऑपरेशंस में ऐसे चले जाते थे। वो एक कोवर्ट ऑपरेशन एक्सपर्ट थे। सो यस, इसी के साथ में लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद कर्नल आशीष खन्ना, सेना मेडल। सर जय हिंद सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। हमने
आपके ऑपरेशंस के बारे में बहुत जिक्र सुना था सर. So so it's great for us to have you here, and I'm sure sir viewers are going to love it sir. It's a privilege for me also. I mean, we've heard so much about you even after my retirement, and very happy to be here. And thanks for inviting me both. आप एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट में रहे हैं सर, जिसका हम नाम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे. हम कोशिश करेंगे कि उसके ऑपरेशंस के बारे में बात करें विदाउट हैविंग टू नेम. इट कुड बी कोई भी एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट हो सकती है सर. ये काम तो वैसे ही करती है. Generally, तो आई थिंक इसी में सर जब आप का यूनिट जब आप डिप्लॉयड थे तो 16 किल्स आपने अचीव किए थे इन ए पीरियड ऑफ 6 महीने. 6 महीने के अंदर 16 किल्स बहुत ह्यूज है सर. it was also at a very bad time. कुपवारा सुरनकोट में उस टाइम पे generally almost for 1 or 2 terrorists being killed, you used to lose 1 soldier. So in that time हमारी एक चाली टीम it was called. हम किस साल की बात कर रहे हैं सर? 911 के immediately बाद. ओके Immediately बाद and कारगिल के बाद. सर. एंड सर सुरनकोट में हालात कैसे थे? बिकॉज जितना मेरे को पता है कि लोग बाग बोलते थे कि मिनी पाकिस्तान बन गया था, लोग बागों ने झंडे लगा रखे थे मिलिटेंट्स ने. एक्चुअली मेरा ये एक्चुअली इट वाज एन ऑनर फॉर मी. मैं 10 दिन पहले ही उधर गया. सर एंड खूनी नाला दरा Yes, साला sir. द सेक्टर हेडक्वार्टर देयर, Sir. द यूनिट्स देयर. वहाँ पे एक बड़ी फेमस यूनिट है सदारों की, और बड़े बहादुर सरदार है उसमें. सर तो वो मुझे एक्चुअली लेके भी गए उन जगहों पे जहाँ मेरे एनकाउंटर्स थे. सर कुछ मुझे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने तब भी अखबार में भी कैरी किया था. 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, Sir. 25 साल पहले उन एनकाउंटर्स के बारे में लिखा था. जैसे खूनी नाला, दरा संगला, हारी मरोड़, पलंगड़, ये कुछ फेमस ऑपरेशंस हो गए थे. एंड हमारी टीम एक्चुअली हमने ट्रेन ऐसे करी थी कि उसमें हमने आप मान के चलो कि हमने रुथलेसली प्रोवेशन किया था. रुथलेसली जब हमारे पास इवन पैराशूट रेजिमेंट या स्पेशल फोर्सेस की रेजिमेंट से जो लोग आते थे, जो पहले कश्मीर में भी लड़ चुके थे, लेकिन अगर वो हमारा 2 महीने का प्रोवेशन नहीं कर पा रहे थे या स्टैंडर्ड्स पे नहीं आ रहे थे, हम उनको वापस भेजते थे. तो वो जो टीम एक ऐसी आई थी और सिचुएशन ऐसी थी कि जब हम सुरनकोट में शुरू में थे, एक जगह थी जो काफ़ी हाइट पे थी, JWG गली थी एक. अच्छा तो वहाँ पे 2-3 बार जब अटैक्स हुए पुलिस की लाइंस में या SDM के ऑफिस में या फिर आर्मी की यूनिट में, उसके हमारे जो नीचे पूरे सुरनकोट में दिख रही थी हमारे साथ, सुरन नदी के इस तरफ और उस तरफ. तो 2-3 बार तो हम गए, लेकिन होता ये था कि अंधाधुंध दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं तो हम ही फंस जाते थे. तो फिर हमने एक एक्चुअली कम से कम, मतलब ये आपको थोड़ा फनी लगेगा, आई एम सॉरी बट इट्स डिफिकल्ट कि आप फायर फाइट के बीच में पहुंच जाए तो हाँ. तो हमने फिर 2-3 दिन के बाद हमें पता चला कि जो हमारे जवान हैं, जो थोड़ा सा नीचे हमारे से रह रहे थे, उन्होंने एक व्यू पॉइंट टाइप बना लिया था और वहाँ पे वो शर्त लगाते थे कि आज कहाँ पे अटैक होगा, कौन सी पोस्ट पे अटैक होगा. तो फिर हमने सप्ताह चल रहा है सर उनका. तो देन भी हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि जहाँ पे पुलिस, नॉर्मल आर्मी या राष्ट्रीय राइफल नहीं जा रही जिन जंगलों में, वहीं पे गढ़ है. जैसे खूनी नाला, जितने भी ऑपरेशन वहाँ हुए हैं, वहाँ पे डिफेंस या पैरामिलिट्री की कैजुअलिटीज़ हुई थी, हेवी कैजुअलिटीज़. तो हमने हिट करना ही शुरू किया खूनी नाले से. और भगवान एक्चुअली सब कुछ ऊपर वाला ही करता है. हम सिर्फ ट्रेनिंग कर सकते थे और प्लानिंग कर सकते थे, और हमारे पास वेपन्स कुछ अच्छे थे, स्पेशलाइज्ड वेपन्स थे जो नॉर्मल फौज के पास नहीं थे. तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मेरी जो टीम थी, 16 एनकाउंटर्स जो वहाँ हुए थे, 16 टेररिस्ट मारे गए थे ओवरऑल 6 महीने में. उसमें इंजरीज हुई कई लोगों को, बट किसी को भी परमानेंट इंजरी नहीं हुई, मतलब फैटल नहीं था जिससे वो, और कोई भी हमारा जवान या ऑफिसर की डेथ नहीं हुई. कारगिल जैसे ही हुआ, जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, तो कुछ स्पेशलाइज्ड टीम्स चाहिए थी जो रोप्स फिक्स करती थी अटैक के लिए, और उसमें भी हम भी थोड़े बहुत उस एंड में हमारे को भी इस्तेमाल किया गया.
बट कारगिल के बाद इमीडिएटली जो कश्मीर के जो गवर्नर साहब थे वो रॉ और आईबी के चीफ रह चुके थे, तो उन्होंने हमारी एक 24 जवानों की टीम को सबसे पहले अपने पास रखा एज अ क्विक रिएक्शन टीम, एक ARC के मी-17 के साथ, एयरफोर्स के मी-17 के साथ। अच्छा। तो वहाँ से वी वर यूज, जहाँ पे भी हॉट एनकाउंटर शुरू होता था, जहाँ पे पता चल जाता था कि वहाँ पे जो लोकल हेडक्वार्टर है उसको मालूम हो जाता था कि टेररिस्ट की तादाद ज़्यादा है। और उस टाइम अगर इफ़ यू रिमेंबर, ये मैं 2002 तक की बात कर रहा हूँ, तब तक ना वो फेंस बनी थी, यस, ठीक है, ना हमारे पास थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस थे जिससे आप 1.5-2 किलोमीटर पे डिटेक्ट कर सकते हो कि कोई आ रहा है। और उस टाइम क्योंकि अफगानिस्तान में लड़ाई ख़त्म हुई थी, तो मैक्सिमम जो टेररिस्ट क्रॉस करके आ रहे थे वो पाकिस्तानी या अफगानी से थे, और अफगानीज जो है वो उनको लड़ना आता है, दे Yes, वर sir. वेरी गुड फाइटर्स, वो सरेंडर नहीं करते थे कभी। तो फिर हमारे को कई ऑपरेशंस में ड्रॉप किया जाता था, कुपवारा में, डोडा में। फाइनली एक सिचुएशन आया जहाँ पे सुरनकोट जैसे आपने स्टार्ट किया था, वो उस टाइम डिक्लेयर हो गया था मिनी पाकिस्तान। तो सुरनकोट मार्केट के ही थोड़ा आगे जो फैसलाबाद एक सबसे पहला बड़ा गांव आता था, उसमें पाकिस्तान के ही झंडे लगे रहते थे दिन में भी। तो उसमें फिर हमें डिप्लॉय किया गया, हमारी टीम को, 40 टीम, और सारे पैराट्रूपर्स थे, सब हैंड पिक्ड सोल्जर्स थे जिन्होंने पहले ऑपरेशंस देखे थे, चाहे नॉर्थ ईस्ट में, असम में, मणिपुर में या कश्मीर में। और इनडिसिप्लिन या कहीं से भी उनका हमने कहीं वो नहीं टॉलरेट किया। उनकी जो ट्रेनिंग है, डबल टैप फायर, एम्बुश, वो हमने उसको इतना ज़्यादा कर दिया कि दे बिकेम अनबीटेबल सोल्जर्स। तो जब हमने देखा कि कई वहाँ पे जो पुलिस तो वहाँ पे एक्चुअली थी नहीं। Yes, sir. हाँ, तो अगर पुलिस का जवान बाहर दिख भी रहा है एक वेपन लेके, तो वो वेपन नहीं रहेगा उसके पास। तो हमने वो डिसाइड किया कि हम उन एरियाज में जाएंगे जहाँ पे एनकाउंटर जब भी फौज जाती है होता ही होता है और कैजुअलिटीज होती ही होती है। तो इसके लिए हमारा सबसे पहला जो ऑपरेशन था वो सुरनकोट रिवर के उस तरफ एक राष्ट्रीय राइफल की बहुत बड़ा कैंप था, हाइट पे, नंदियाली। हमने उसको अपना बेस बनाया और वहीं से हमने स्टार्ट किया। तो जो पहला ऑपरेशन था वो डिजास्टर था। डिजास्टर इन द सेंस, जब हम उधर गए, जो हमने लोकल गाइड्स उठाए, सोर्स से बात करी, और हमने कहा कि हमें दरा सांगला में जाना है। दरा एक गांव था, फिर एक नाला था, डीप नाला, और उस तरफ सांगला था, सांगला गांव। तो जो हमारे पास इनपुट थे इंटेलिजेंस एजेंसी से वो था कि ये गढ़ है। लेकिन जब हमने उधर बात करी तो सबने हमें उस रात को बोला कि यहाँ कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं हो रहा। तो शायद हमारी प्लानिंग, या हमने डोडा के ऑपरेशंस जो करे थे, जहाँ आप हफ्ते भी पहाड़ चढ़ते रहो तो एनकाउंटर होना मुश्किल होता था, या अगर एनकाउंटर होता भी था तो 3 या 4 टेररिस्ट के ग्रुप के साथ होता था, तो आपने 3 को एलिमिनेट कर दिया, फिर हफ्ते 10 दिन आपको कोई नहीं दिखेगा। बट यहाँ पे अलग था। तो हमने थोड़ा केयरलेसली हमने अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और मैंने डिसाइड किया, मतलब मेरे सीनियर थे, तो सीनियर ने बोला कि तुम दरा में रहोगे जो इस नाले के इस तरफ है, और उस पोस्ट के करीबन 4 किलोमीटर आगे है नीचे की तरफ, और मैं क्रॉस करके सांगला में जाऊंगा, और रात को हम अपनी पोजीशंस ले लेंगे, और सुबह हम वहाँ पे लिमिटेड सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे, 1-1.5 घंटा स्पॉटर स्कोप्स और बैनोकुलर से सब कुछ ऑब्जर्व करके कि कोई सस्पिशियस मूवमेंट है कि नहीं। क्योंकि हमें इंटेलिजेंस, जो वहाँ पहुँच के जो गाँव वालों से हमने जो बात करी थी या सोर्सेज से बात करी थी, वो था कि यहाँ पे तो महीनों से कोई टेररिस्ट आए नहीं। नदी कितनी बड़ी और क्रॉस कर सकते थे? नाला था बहुत घना। सुरन नदी तो बहुत हैवी बड़ी नदी है, बट वो पीछे थी। ये एक नाला था जो उसको फीड करता था, आप क्रॉस कर सकते थे। वो कहानी अलग है। सुरन नदी को भी अगर आपने क्रॉस करना था, तो अगर आप 2 स्पेसिफिक ब्रिजेस से क्रॉस करोगे जो लोहे के थे, तो आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। बट कुछ, क्योंकि
चाहे वो गाड़ी जाए चाहे आप चल के जाओ, पता लग जाएगा वो तो। पता चल जाएगा, कुत्ते भौंकने लग जाएंगे, स्पॉटर वहाँ पे उनका लगा होगा, वो पूरे के पूरे ग्रुप्स जितने भी हैं, और उस टाइम पे 100-150 के 4-5 किलोमीटर के एरिया में 100-150 टेररिस्ट छोटे छोटे ग्रुप्स में होते थे। अच्छा। तो आपको कुछ नहीं मिलता था, या आप उल्टा अटैक हो जाते थे, एम्बुश हो जाते थे। बट कुछ कच्चे ब्रिजेस थे वो जो बहुत डेंजरस थे रात के टाइम क्रॉस करने के लिए, और मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मेरे पास तब भी चश्मे थे। बट हम फिर वो वाले ब्रिजेस ही यूज करने लगे थे, दैट इज लेटर ऑन इवेंचुअली, एंड वी गॉट लॉट ऑफ सक्सेस बिकॉज ऑफ दैट। हाँ, तो दिस स्टोरी, क्योंकि मैं उन सर को, जो मेजर साहब थे उस टाइम, आई वाज द कैप्टन, तो वो आज भी जब मुझे मिलते हैं कहते हैं मुझे आज तक उस रात का नाइटमेयर्स आते हैं। तो जब उन्होंने क्रॉस किया तो वो अपना पोजीशन ले रहे थे, एंड ऊपर से एक रास्ता आ रहा था, और फेस टू फेस, रात बिल्कुल ही प्रॉपर, मतलब बहुत ही बुरी रात थी, मतलब अंधेरी। हाँ, चांद था ही नहीं, मूनलाइट नहीं थी, एंड सडनली उनको कुछ आवाज़ आई, और उनके सामने उनके ऊपर 3 लोग आ गए, और उनके पास टॉर्च थी, उन्होंने टॉर्च जलाई तो सीधा इनकी पूरा सबसे आगे यही थे, और इन्होंने बोला कौन है, और उन्होंने बोला आप कौन हो। तो इन्होंने फिर पूछा कि आप राष्ट्रीय राइफल हो, और वहीं से बर्स्ट आया, जो उनको लकीली उनको लगा नहीं, बट उनकी 2 गोलियां यहाँ से ग्रेस करते हुए निकल गई, एक छोटी सी चोट लगी, एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड, क्योंकि डोडा में तो हफ्ते हफ्ता निकल जाता था कि गोली नहीं चलती थी, कोई दिखता ही नहीं था टेररिस्ट, बट यहाँ पे जहाँ हम निकले हैं, अभी तो जगह पे भी नहीं अच्छा। लगे। हाँ, जगह पे भी नहीं लगे। तो ये था सांगला के ऊपर जहाँ ये कर रहे थे, एंड हमने फिर, हमारे पास कुछ सीक्रेट कम्युनिकेशंस थे स्क्रैम्बल्ड, क्योंकि एक और चीज़ मैं बाद में बताऊंगा कि जो हमारे कम्युनिकेशन होते थे नॉर्मल फौज के, वो लोग इंटरसेप्ट करते थे, क्योंकि उस टाइम अगर आपको याद है, वो डिवाइस थे सर। हाँ, दे हैड केनवुड्स एंड Yes. सोनी एंड ऑल, दे आर द बेस्ट डिवाइसेस, तो उनका पूरा नेटवर्क कंट्रोल होता था पाकिस्तान से। तो वहाँ से इनको इंस्ट्रक्शन मिलते थे कि अगर ये ग्रुप का हारीम रोड पे इनकाउंटर हुआ है, फौज इस जगह पे लगी हुई है, तो आप इनके ऊपर यहाँ पहुँचो और फायर स्टार्ट करो, ताकि जो हरीम रोड में फंसा हुआ है ग्रुप वो निकल पाए। तो वो ऐसे कोऑर्डिनेट होता था। तो मैंने सर को बोला कि सर अभी आप आड़ पकड़ो, और जो उनके साथ सीनियर मेरे हवलदार थे, वो मुझे याद है कृष्ण 4 पैरा के थे, तो उनको भी मैंने समझाया कि अभी ना हम इस तरफ आ सकते हैं, ना आप इस तरफ आ सकते हो, कहीं से भी फायर खुलेगा तो आप बस आड़ पकड़ो और रेडी रहो, और सुबह 4 बजे के करीब मैं आपकी तरफ क्रॉस करूंगा। ऊपर से हमारे को कोई कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा था उस पोस्ट से कि हुआ क्या, क्योंकि हमें तो वहाँ से बताया गया था कि यहाँ तो महीनों से कोई आया ही नहीं टेररिस्ट। तो सुबह 4 बजे उसके ऊपर एक लोअर टिप्पर करके एक जगह थी, बहुत फोर्टिफाइड, एक अपर टिप्पर थी, एक खूनी नाला का एक जंक्शन उसके साथ ही लगता है, उसमें कुछ सुरंगें थी जहाँ हमें पता भी नहीं था उस टाइम। Yes. तो 4 बजे से पहले ही हमारे पास 4 जगह से फायर स्टार्ट हो गया, और हमें, आपके पास। हाँ, हमारे ऊपर दोनों साइड। अब आप कैसे डिटेक्ट हो गए? आप लोग कहाँ हैं पता चल गया उनको? उनको पता था, क्योंकि दरा गांव में ही इतने इनके जो कहते थे ना ओवरग्राउंड वर्कर्स जो थे, वो दरा गांव में भी थे। सो ओवरग्राउंड वर्कर्स में किसी ने आप लोग को देख लिया होगा सर? देख लिया होगा 100%, क्योंकि गोलियां तो चल गई हैं, हम्म। तो दोनों गांव के लोग तो उठे हुए हैं, बाहर आने की किसी की हिम्मत नहीं है, या नहीं आना नहीं चाहता, बट गांव के अंदर भी टेररिस्ट है, और टेररिस्ट नहीं है तो ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया था कि ये सुरनकोट अब पाकिस्तान बन गया, तो उनके पास भी रेडियोज हैं। तो सबसे पहले उन पे अटैक शुरू हुआ, नेक्स्ट हमारे पे अटैक शुरू हुआ, एंड वेरी एक्यूरेट फायर, वेरी एक्यूरेट। तो ये सिचुएशन हुई कि मैंने आपको अपने वारपारा के, ही वॉज माई रेडियो ऑपरेटर, तो व्हेन वी स्टार्टेड फायरिंग, हमारे पास उस टाइम सिर्फ रॉकेट लॉन्चर था उतनी रेंज में अच्छा। जो इफेक्टिव हो सकता था, तो वो मेरे साथ रेडियो पे था, एंड आरएल के साथ एक नवानी करके बहुत ही सॉलिड, उन्होंने मतलब हम कई लोगों की और मेरी जान नवानी की वजह से बची थी इतने एनकाउंटरों में। हम आरएल फायर कर रहे थे लोअर टिप्पर के ऊपर, जहाँ से
पर्टिकुलर ढोक से हमारे को फ्लैश दिख रहे थे फायरिंग के। उस टाइम पे वो पीका की गोली इनकी दोनों थाइस के थ्रू चली गई। तो मेरे पास तो थे नवानी के सर। नहीं, उमेद के, सर उमेद के। एंड पीका की गोली तो पीका की गोली है। तो हमने बहुत मुश्किल से पट्टी करी उसको, एक हट के अंदर, एक घर के अंदर अंदर किया, वहाँ खून रोका। और मुझे आज तक याद है वो मुझे बोल रहा था कि आप मेरे दोनों पैर काट दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, खून इतना निकल रहा है। और फिर मुझे एक टाइम पे उसको गाली भी देनी पड़ी कि चुप हो जा, क्योंकि मुझे वहाँ पे भी फायर भी करवाना है और तुझे भी बचाना है। इवेंचुअली 4 आदमियों के साथ, क्योंकि खून इतना निकल चुका था, एक फीमरल पे भी हिट था, फीमरल आर्टरी पे, तो वी हैड टू मूव हिम आउट। और मुझे आज भी याद है कि वहाँ पे जो 160 BH है हॉस्पिटल, वहाँ पे एक सरदार जी डॉक्टर थे, बड़े पतले, उनको हम मिलते रहते थे जाने से पहले। तो उन्होंने मैसेज भेजा कि उसको आप सुरनकोट ब्रिज तक ले आओ, मैं इसको जिंदा ले कर दूंगा, मरने नहीं दूंगा। ओह, बहुत ब्रेव डॉक्टर थे, बहुत ब्रेव। अभी मैं बताता हूँ आगे। तो फिर मैंने अपने 4 आदमियों को लगाया कि पहले तो इसको बचाओ एंड आप उसको लेके जाओ सुरनकोट ब्रिज तक। और 3-4 जो उस घर में भी जो मेल्स थे, उनको ही मैंने बोला कि आप इसको उठवाइए, हेल्प करिए इनकी, ठीक है। और यहाँ पे आपके किसी को कुछ नहीं होगा, हम यहाँ से आपको सेफ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों ने उमेद को मेरे ख्याल से 20-22 मिनट में ब्रिज तक पहुंचा दिया। और हमारे डॉक्टर साहब सिर्फ एक एम्बुलेंस और एक जिप्सी में 5 आदमियों के साथ ओह, वहीं पे ब्रिज पे थे। तब तक सूरज भी नहीं उठा था, रात ही थी ऑलमोस्ट। वो सर कहाँ, राजौरी या जम्मू से आए थे? नहीं, वो 160 BH सुरनकोट जारावाली गली के ऊपर था, अच्छा पहुंच गए ओके। थे वो। तो उन्होंने उसको वहीं पे फर्स्ट एड दिया। और आज भी वो थोड़ा लिम्प करके चलता है, बट दोनों पैर हैं और अच्छा काम कर रहा है राजस्थान में। तो वो था। सर तो इवेंचुअली फायर की तादाद, इस एनकाउंटर में हम वापस आते हैं, तो तब तक मैंने अपने जो बचे 8 लोग थे, हमने दूसरी टीम के साथ ज्वाइन अप कर लिया कि अब हमारे को रेंज क्लोज करनी है। फायरिंग तो हमारे पास दूर से पीका की तो आ ही रही है, तो उससे अच्छा हम जितना पास इनके जाएं वहाँ से टारगेट करें और अपनी भी स्ट्रेंथ बढ़ाएं। तो हमने सांगला वाली टीम को नाला क्रॉस करके ज्वाइन किया, पोजीशन ली। और कम से कम हमने 8 उस टाइम RL राउंड, दोनों 12 Rocket launchers. रॉकेट लॉन्चर्स थे। और वो भी जब काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ लोअर टिपर का जो फायर है, वो जो हट था, जो ढोक थी, वो पूरी हमने ब्लास्ट कर दी। वो हमसे करीबन 400 मीटर दूर थी और हाइट पे थी, बट वो पूरी ब्लास्ट कर दी। लेकिन जो अपर टिपर से और खूनी नाला की तरफ से फायर हो रहा था, वो कम नहीं हुआ। तो फिर हमने पीछे राष्ट्रीय राइफल की पोस्ट से 81 mm खोला मोटर। ओह, एंड उसके बाद व्हेन दैट स्टार्टेड हिटिंग, और उसमें लकी है बिकॉज मैं आर्टिलरी का था, सर, तो मुझे Correction, yes, sir. करेक्शंस करना आता था। तो 6-7 राउंड के बाद जो रेंजिंग हम करते हैं, लेफ्ट 50 सर ड्रॉप 100, वो काम करने लगा और हमने वो ख़त्म किया। उस एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे। ओह, पाकिस्तानी आर्मी के सर। यस। और इससे ये हमारा शक, जो हर में, रॉ में भी, IB में भी और आर्मी हेडक्वार्टर्स में भी शक था कि कारगिल में तो सबसे बड़ी इन्फिल्ट्रेशन हुई है, प्लान्ड, ठीक Yes. है। बट कुपवारा और सुरनकोट में भी और पुंछ के एरियाज में भी यस सर। इन्फिल्ट्रेशन हुई है पाकिस्तान की, वो शक वहाँ कंफर्म हुआ था। तो इसमें हमने किल्स तो किए, बट मेरी यूनिट का और या मेरी 40 टीम का सुरनकोट में एंट्री में पहले ही दिन 2 कैजुअलिटी हुई। फेटल नहीं हुआ, डेथ नहीं हुई, वो डॉक्टर साहब की वजह से। दूसरा कौन? दूसरे को नॉबल लगी थी, ओके। हाथ पे वो निकल गई थी, वही जो मैंने वो बोला, जो 2 गोलियां निकल गई थी मेजर सर। यस, यस, तो हमने फिर डिसाइड किया कि नॉर्मली जिस एरिया में महीनों से कोई नहीं गया है, कोई फौज नहीं गई है, हम उस एरिया में अब दोबारा जाएंगे और उस प्लान से जाएंगे कि अब तो एनकाउंटर होगा ही होगा, और अपने आप को हम बेट बनाएंगे। बेट बनाएंगे।
तो ये इनकाउंटर मुझे याद है जनवरी एंड की 2000 की का ये वाला इनकाउंटर था जो हमारा पहला था। आप इस समय कितने सीनियर थे सर? मैं कैप्टन ही था, सर कैप्टन ही बना था रिसेंटली। ओके। एक मेरे इंजीनियर्स में मेरे साथ ही एक और कैप्टन थे, हमें गैलेंट्री अवार्ड भी सेम 26 जनवरी को ही मिला था। तो हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम अपनी दोनों ट्रुप्स लेके जाएंगे और खूनी नाला के अंदर घुसेंगे, और मैं बेट होऊंगा, मैं नाले के अंदर जाऊंगा और फायर ड्रॉ करूंगा, और बर्डी वो हाइट पे जहाँ से फायर आएगा उसको अटैक करेगा। बहुत अच्छा प्लान तो नहीं लग रहा सर मुझे, सॉरी बट देखो, खून का बदला तो लेना ही था। सर तो एक्चुअली क्या था कि उस तब तक हमारी वो सारे लश्कर के नेट में, हिजबुल के नेट में, जैश ए मोहम्मद उस टाइम बहुत बड़ा ग्रुप सर आ चुका था उधर। तो सारे नेट में ये था कि काले कुत्तों को पहले एनकाउंटर में हमने भी जख्मी किया है। काले कुत्ते हमारा कोड नेम उन्होंने काला काला कुत्ता रख दिया था। सर। तो हमने भी मारा है। तो रेडियो नेट्स में भी हमारे पास भी उनके रेडियोस थे जो हमने कैप्चर किए थे, तो वो हमें ललकारते थे और हम भी बोलते थे कि हम उधर जा रहे हैं, उधर आ जाइए। तो फिर हम विद इन 9 days वापस खूनी नाला में घुस गए। लेकिन इस बार जिस पोस्ट से हम उतरे थे सर उस पोस्ट में हम गए नहीं। वहाँ हमने मैसेज भेज दिया था कि अपने बड़े हथियार जो हैं, मोटर और MMGs और वो सब आप रेडी रखिएगा। बट हमने यही कहा था कि जब हम मांगेंगे तब चाहिए। लेकिन हम उधर नहीं गए क्योंकि हमें शक हो गया था कि वहाँ उस पोस्ट के आसपास जो छोटे छोटे गांव घर थे, वहाँ से इंफॉर्मेशन कोई भी उस पोस्ट से निकलता है वो पहले हर तरफ चले जाती है। तो 4:30 बजे, उस टाइम सर्दी चल रही थी, सर फरवरी का महीना शुरू ही हुआ था। हम अपने 3 ढोकों में, जो हमने उस पुराने एनकाउंटर में देखा था कि ये अच्छी जगह है, अच्छी पोजीशन है, वहाँ मैंने अपने ट्रुप को सेट कर दिया। मैं रेडी था, और बर्डी जो है वो एक बहुत बड़ी हाइट पे कोपरा करके वहाँ से उसको नीचे उतरना था लोअर टिप्पर की तरफ, जहाँ से मैंने बोला था ना पहले फायर आया था सर पिछले एनकाउंटर में। और वहाँ बर्फ़ बहुत थी, तो क्योंकि वो बर्फ़ से निकल रहे थे वो ऊपर डिटेक्ट हो गए, और और जो बेट था वो डिटेक्ट नहीं हुआ। बेट भी डिटेक्ट हुआ। ओ बेट भी डिटेक्ट हुआ, और बेट ऐसे डिटेक्ट हुआ कि ऊपर से मैसेज आया बर्डी का कि ये तेरी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, हमें मूवमेंट दिख रही है, आवाज़ आ रही है, 2-3 लोग नीचे उतर रहे हैं, बट हम पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि बर्फ़ बहुत है, जंगल भी बहुत है, बर्फ़ भी बहुत थी हाइट पे। और सडनली मैं देखता हूँ कि बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, एंड जिस ढोक से मैं देख रहा हूँ बर्डी की तरफ दूर से, मतलब तब अंधेरा ही चल रहा है, एक फ्लैश आ रहा है और कुछ ऐसे ऐसे घूम के मेरी तरफ आता है और ऊपर बर्स्ट कर जाता है ढोक के पीछे। ओ RPG। तो बेट तो दिख गया था, अब कैसे दिखा वो हमें भी अभी तक समझ नहीं आया, बट डिटेक्ट हो गया। नेक्स्ट RPG उसी ढोक पे गिरता है जहाँ पे हम थे। बड़ा हैवी ढोक थी तो पूरा ब्लास्ट होता है, और 21 का शायद था, आप जिस ढोक में थे उसी पे हिट हुआ? उस पे हिट होता है। अंदर आया? नहीं, नहीं। वो जो ढोक की एंट्री अगर देखो, बड़ा हैवी और वो पत्थर और मिट्टी का वो होता है ना, उसके हेड पे लगा। ओ हाँ, बट स्केरी। ओ बिल्कुल हाँ, बिकॉज वो घूमते घूमते यू कैन सी वो RPG घूमता हुआ तुम्हारी तरफ आ रहा है, और वो बहुत तेज नहीं है, सर तो स्पीड इतनी नहीं होती, तो तुम देख रहे हो कि मौत आ रही है आपकी तरफ। तो अगेन उससे स्प्लिंटर एक मेरे स्काउट के यहाँ से निकला, बट अगेन गॉड, भगवान ने हमारे को बचा लिया। बाकी जो तो ढोक थी वो डिटेक्ट नहीं हुई थी, तो मैंने अपनी ढोक को एम्प्टी करके नवानी की ढोक में अपने आप को डिप्लॉय कर दिया। फायर आ रहा है उसी ढोक पे आ रहा है जहाँ पे मैं हूँ, उनके हिसाब से स्नाइपर तक का फायर आ रहा है। और एक टाइम ऐसे आए, मैं उस राष्ट्रीय राइफल यूनिट का नाम नहीं बोलूँगा,
कि हमने उनको बोला कि ये फायर तो आपकी पोस्ट से नीचे आ रहा है, आप हम पे फायर कर रहे हो, हम फौज है। तो आधे घंटे के बाद फायरिंग नहीं रुक रही, आधे घंटे के बाद हेडक्वार्टर से हमारे को मैसेज आता है कि नहीं, वो राष्ट्रीय राइफल नहीं फायर कर रहे, वो टेररिस्ट ही फायर कर रहे हैं तुम्हारे पे। और वो इतना हैवी फायर था सर। तो उस दिन क्या हुआ था कि वी हैड प्लान्ड, जैसे मैंने बोला हम बेट थे, तो हर एक आदमी के पास एक आरएल का राउंड था। 2 आदमियों के बीच में एक स्लीपिंग बैग था, क्योंकि 4-5 दिन का ऑपरेशन Yeah. प्लान था कि भाई एक सेंट्री रहेगा, एक सोएगा, और हर एक रुकसैक में हमारे आरएल का राउंड था। और उस दिन नवानी ने जो किया है, इट वॉज अमेजिंग। तो लोग कहते हैं ना कि ऑफिसर लेड है इंडियन आर्मी, ऑफिसर को ना, मुझे याद है मैंने नवानी को जूते तक मारे, थप्पड़ तक मार रहा था कि तू रुक के इतना देर क्यों लगा रहा है एम करने के लिए, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर फायर करने के लिए आपको बाहर आना है, आप ढोक से तो फायर नहीं कर सकते, तो उसका बैक ब्लास्ट इतना है। मैंने उसको टारगेट दिखा दिया, मैं साथ खड़ा हूँ दूसरा राउंड लेके कि ये फायर करेगा तो दूसरा लोड करूँगा, और वो फायर ही नहीं कर रहा। रुक जाओ, एम करने दो, ठीक से रेंज ठीक करने दो। उस पर हम एयरबस्ट भी लगाते थे, अच्छा, यस यस तो वो ठीक करने दो, रुको नहीं ये ठीक नहीं है, राउंड निकालो। मैं कहा तू मरवाएगा गोली। उसने फायर किया। सेकेंड जो रॉकेट लॉन्च किया था फायर हमने, वो डॉट उसी ढोक पे गिरा जहाँ से मैक्सिमम फायर हम पे आ रहा था, एंड वहाँ से 4 आदमी एक मस्जिद की तरफ ऊपर की तरफ भागने लगे। मुझे आज तक याद है, उसने उस पर रेंज कुछ 380 या कुछ, नेक्स्ट राउंड में मेरे को बोला 380 लगाओ साहब, 380 तब लोड करो। अभी तक उजाला हो गया था हाँ, अब लगा हो गया था, देख रहे थे। 380 लगाओ, 380 लगाओ। मैंने 380 लगाया, उसने फिर एयरबस्ट पे मारा। एयरबस्ट वो होता है जो ग्राउंड से टकराता नहीं है, ऊपर ही जाकर के हवा फटता में है फट ताकि जाएगा। हाँ हवा में, ताकि स्प्लिंटर ज़्यादा दूर तक। दिस इज कार्ल गुस्ताफ का रॉकेट लॉन्चर। तो मतलब श्रीलंका से फौज के साथ चल रहा ऑपरेशंस में, तो उसमें यू कैन हैव एंटी टैंक ऑल्सो। एंटी टैंक होता है कि वो लोहे के अंदर घुसे, यस एंड यू हैव हैवी एक्सप्लोजिव ऑल्सो। हैवी एक्सप्लोजिव में क्या है कि एक होता है कि जो टारगेट को लगेगा और फिर फटेगा, यस लेकिन टारगेट अगर बहुत बड़ा हटे, जैसे वो आरपीजी Yes. हमारे ढोक में नहीं घुस पाया था, तो हो सकता है बाहर ही सबसे ज़्यादा हो। और दूसरा होता है कि आप उसको एयरबस्ट में फायर करो। एयरबस्ट में होता है कि आप उसके फ्यूज पे सेट कर देते हो कि टारगेट तो चाहे आपका 400 मीटर पे है, लेकिन आपने उसको 390 पे सेट किया है, तो वो 390 पे डॉट टारगेट के ऊपर फटेगा, और कोई भी जो बाहर होगा वो उसके स्प्लिंटर से मारा जाएगा। उसमें हमने चारों के चारों गिराए थे। दैट वाज वन ऑफ आवर बिगेस्ट सक्सेसेस उस टाइम पे, और उससे हम एस्टैब्लिश हो गए। वहाँ से फिर ये होता था कि हमारे को अटैक करने नहीं आते थे, काले कुत्ते आ गए, वैसे चले जाता था कि एरिया खाली कर दो, तो हमें ढूंढना पड़ता था। अच्छा। तो वो वैसे चला। आपको सर जो गैलेंट्री अवार्ड मिला था वो इसी ऑपरेशन के लिए मिला था? नहीं, इसका भी साइटेशन गया था, अच्छा। बट देन उस टाइम पे मे बी इट गॉट लॉस्ट समवेयर, क्योंकि हमारी थोड़ी सीक्रेट यूनिट थी, तो ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं था। बट उस टाइम क्या हुआ कि कुछ ऐसी यूनिटें थी जिनके एक एक एनकाउंटर में 8 से 15, 16 तक एक ही एनकाउंटर में लॉस्ट हो गए, खत्म हो गए। तो वो स्प्रेड हो गया था आपका हिलका का, हल्का का, ये सर। थाना मंडी, डेरा की गली, बुद्धल कांडी की एरियाज में। तो जो मेरे को स्पेसिफिक एक जो है, वो था एक एनकाउंटर बुद्धल कांडी में, जो हमने बीएसएफ और एक इन्फेंट्री यूनिट के साथ किया था। उसमें ये था कि वो नीचे से कोम करेंगे, अंक ढोक करके एक जगह थी जहाँ पे 25 की इंफॉर्मेशन थी, अच्छा। और हमें लोकल ही हेल्प कर रहे थे जो वहाँ यस भेड़ बकरी जो चलाते हैं, तो उनकी औरतों को बहुत ही बुद्धलकांडी सर जो थाना मंडी से पुंछ वाले रास्ते की तरफ, उस पे जो नहीं, उल्टा उल्टे वाले, उल्टे अच्छा, वाले पे, इस रजौरी वाली साइड में वहाँ तक पहुँच गए। सर। तो ये इनकी औरतों का बहुत दुर्दशा करते थे। अच्छा पाकिस्तान और अफगान से जो आते थे, उनको दिया ये जाता था कि कश्मीरी जो औरतें हैं बहुत सुंदर हैं, बच्चे मतलब छोटी उम्र वाली भी, तो बहुत। और
ये कुछ कर भी नहीं पाते थे क्योंकि एग्जाम्पल बनाने के लिए वो पूरे पूरे घर ढोक को ख़त्म कर देते थे ताकि बाकी देखें और याद रखें। तो वो एक जाकी जाकी करके कमांडर था उस टाइम उनका, लश्कर का। तो वो सबसे क्रूअल माना जाता था, उस सबसे ज़्यादा दहशत उसी की थी, जाकी की। तो इस इनकाउंटर में हम को पहले हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करना था राइट ऑन टॉप, और नीचे से बीएसएफ और वो इन्फेंट्री यूनिट को आना था। बट लास्ट मिनट पे वो मेरे अपने हेलीकॉप्टर्स नहीं थे, वो एयरफोर्स से आने थे, वेदर पैकअप हो गया। तो हमारे पास चॉइस थी, हम बीएसएफ के साथ पहला ऑपरेशन कर रहे थे, उन्होंने हमारा बड़ा ख्याल रखा था। तो सीओ भी इनके बड़े टाइगर थे, उनका वेरी नाइस मैन, तो चहर साहब करके थे। तो हमने फिर डिसीजन लिया, मैंने और मेरे जेसीओ ने और कृष्ण ने, जो मेरा यस ट्रुप हवलदार था, कि ऑपरेशन को हम कॉल ऑफ नहीं कर सकते, चलना शुरू करो। जो चीज़ हमारे को 15 मिनट में हम ड्रॉप हो जाते बिल्कुल टॉप पे, उस चीज़ को हमें करने में 7 घंटे लगे। तो खबर ये थी कि 25 आदमी कहीं बीच में है, आप लोग ऊपर डिप्लॉय होकर के स्टॉप्स का काम करेंगे और नीचे से बीएसएफ चढ़ती हुई जाएगी उनको भगाते हुए, और ये ऊपर भागेंगे तो शायद आपके पास आ जाएंगे। यस, और श्योर इनफ पूरी रात हम चलते गए। तो अभी ऊपर कोई नहीं था बट आप लोग नीचे से फिर भी गए। हाँ, कोई कवर नहीं था, कुछ नहीं था। इनफैक्ट जो ब्लू ऑन ब्लू कहते हैं, वो ब्लू ऑन ब्लू भी होने वाला था एक जगह पे, मतलब अपने ही बंदों के साथ में फाइट बट व्हिच इज वो हम डेंजरस बच गए, वो कृष्ण ने ही बचाया। शायद मैं भी गोली चला देता, क्योंकि एक ढोक में हमें मूवमेंट दिखी और हमें भी क्लियर आइडिया नहीं था। वो उस इन्फेंट्री की यूनिट के लोग थे, जवान थे, जो एक स्टॉप लगा रहे थे, उतनी प्लानिंग उन्होंने हमें बताया नहीं था। अच्छा, हमने वो ढोक सराउंड कर ली, सराउंड कर ली। आरएल रेडी कर दिया। भाई आवाज़ आ रही है, ठीक है, टॉर्च की ढोक के अंदर से दिख रही है और आवाज़ें सिर्फ आदमियों की आ रही है, तो हमें लगा कि ये तो चलने से पहले ही हमें मिल गए। सर। तो ढोक के ऊपर मैं था, ऊपर चढ़ गए आप उस। हाँ मैं ढोक के ऊपर था, और कृष्ण और वो तीन ही हमने बोला था कि देखते हैं पहले है क्या। वो उन्होंने एक वार्निंग शॉट फायर करी और फिर आवाज़ लगाई, बाहर आओ बाहर आओ, नहीं तो हम उड़ा देंगे। और मैं चुपचाप देख रहा हूँ, कोई बात ही ना करे, कोई जवाब ही ना दे। जब उसने कुछ हिंदी में अच्छी गालियाँ दी, अंदर वालों ने। अच्छा, कृष्ण ने, और बोला कि मैं आरएल रॉकेट लॉन्चर मारूंगा, कोई भी नहीं बचेगा, बाहर आ जाओ, औरतें हैं पहले आ जाओ। वहाँ से आए, नहीं हम फौजी हैं। नहीं तो माय गुडनेस। उसमें 8 लोग थे, 8 का स्टॉप था, और एक भी सेंट्री उन्होंने बाहर नहीं लगाया था। तो बच गए। बट खैर, अर्ली मॉर्निंग तक जब हम पहुंचे तो हम नीचे आने लगे। बीएसएफ एक नाले अंश नाला के एक तरफ से कोमिंग कर रही थी, ये हमारी फौज इस तरफ से, और श्योर इनफ धूप, वो भी सर्दी आ रही थी, तो धूप बहुत ज़रूरी होती है। तो 2 ढोकों में 8 लोग बाहर धूप सेक रहे थे, तो हमारा सीक्रेसी मेंटेन था। सर तो फिर हमने फिर ऊपर से अटैक किया इनको, और लकीली पूरे ऑपरेशन में 5 हमारे पास, और पांचों के पांचों अफगानी थे। तो ये एक्चुअली एक साथ ही साथ हफ्ते के अंदर एक और ऑपरेशन हुआ। उसमें ये था कि हम थाना मंडी जा रहे थे सुरन को अपना रजौरी से। सर तब तक रजौरी एरिया और थाना मंडी बुद्दलकांडी में काफ़ी ऑपरेशंस, काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन हुआ था। तो वी वेंट, हम रजौरी से, मैं जा रहा था थाना मंडी, और रास्ते में एनकाउंटर हो रहा था पलंगगढ़ करके एक गांव है, काफ़ी ऊपर जाके। अच्छा, अच्छा, तो रोड से आपको गोलियों की आवाज़ आ रही है। और एरिया किसी और का। एरिया किसी और का, एरिया था ब्रिगेड का। सर उनके जो कमांडर साहब थे, वो एक सरदार जी थे पंजाब रेजिमेंट के। उनके पास वीर चक्र था 71 वॉर का। तो मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता था, उनको और एक 4 जैकलाई के सीओ, मैं उनकी कहानी अलग से बताऊंगा। सर कर्नल वीरेंद्र, जो बाना ऑपरेशन में जी जी अच्छा। जी जी। जो इंजर हुए थे, वो उस टाइम सीओ 4 जैकलाई थे, वो भी थाना मंडी में ही थी। तो वो अपना क्यूआरटी लेके, ब्रिगेडियर साहब मैंने देखा रोड पे दूसरी तरफ से आ रहे हैं, एंड हमारे पास उस टाइम कुछ नए वेपन आए थे,
अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर आया था, एक के नीचे मैं लगाता था। इजराइल की टैगोर राइफल आ गई थी जिसमें टेलीस्कोपिक साइट था। तो मैं रुका था कि मैं भी कुछ करूं, बट वो पूरा जो हिल था वो सराउंडेड था, तो हम घुसना नहीं चाहते थे कि हम पे ही उल्टी गोली पड़ जाए, क्योंकि मेरा जो ग्रुप था वो पठानी में ही घूमता था, सबकी दाढ़ी थी, सब लंबे बाल थे, कोई कैमोफ्लेज ड्रेस या फौजी ड्रेस में कोई नहीं घूमता था। तो उन्होंने बोला कि आशीष कुछ कर, 2 तो डेथ्स हो गई हैं, और बात करते करते तीसरा जो उस यूनिट का जवान था वो नीचे आया, तो उसका पूरा गोलियां यहाँ से लगी थी स्टमक में, तो इंटेस्टाइन्स बाहर आ रही थी, और एम्बुलेंस में वो बैठा नहीं कि 10 मिनट में एम्बुलेंस से ही मैसेज आ गया कि ही इज डाइड। तो मैंने कहा सर मेरे लिए एरिया क्लियर करो, मैं अंदर जाता हूँ, और मेरे पास ये UBGL और RL और ये सब है, मैं ट्राई करूँगा क्या करना है, क्योंकि अगर 3 डेथ्स होगी और एक भी हमने टेररिस्ट नहीं मारा तो बहुत बुरा है। तो हम फिर ऊपर गए, और वो एक मेजर साहब थे जिनका ये ऑपरेशन हुआ था, वो बड़ी हार्ड एंड पे गए थे। अच्छा। उनको पता था कि इस गांव में और इन 3 घरों में एक ग्रुप आया हुआ है जिसमें पाकिस्तानी फौजी भी है एटलीस्ट एक, अच्छा। और उनके कम्युनिकेशंस डिटेक्ट हुए थे। तो उस टाइम जो हम ट्रायंगुलेशन कहते हैं ना, यस यस। वो इतना डेवलप नहीं हुआ था, बट मतलब उतना पता चल गया था कि ये 3-4 जगह घर के है। क्लस्टर में इनकी बड़ी पावरफुल कम्युनिकेशन पाकिस्तान तक जा रही है। तो मतलब इनके पास जो रेडियो सेट है वो भी एडवांस्ड है, और एंटीना उसका। वो जब तक वो कॉर्डन करने गए थे, ये जो 4 हैं ये एक नाले में घुस गए थे, और उन्होंने इनको एम्बुश कर दिया। तो शुरू में ही स्काउट्स, जब तक वो घर तक पहुंचने वाले थे तब तक स्काउट्स ही हमारे एम्बुश हो गए थे। लकीली क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में फायर हुआ था कि उस नाले के अंदर एक गुफा में ये थे, और मैंने फिर इनको बोला, सर को, मेरे से सीनियर थे काफ़ी, मैंने कहा देखो मैं अंदर घुसूंगा, अभी रात होने वाली है, रात में ये निकल जाएंगे, जितने भी हम फौज लगा दें ये रात में 100% निकलेंगे। तो मुझे रात को इनर मैंने कॉर्डन अपना लगाना है, हम 7 लोगों का, आप फिर फायर नहीं करोगे चाहे कुछ भी हो इस कॉर्डन के अंदर, और सुबह जहाँ से निकलते हैं या आपकी तरफ कोई आता है रात को तो वो आप एंगेज करो, बट मेरे कम्युनिकेशन के बिना आप इस पर्टिकुलर ग्रुप एरिया में फायर नहीं करोगे। तो हमने वो रात हो ही रही थी, तो हमने उसको अपने 2-2 करके हमने उस गुफा को सराउंड कर लिया। ऊपर से नाला ही था, जैसे ये नीचे हम यहाँ टेबल पे हैं तो इतना नीचे, और ऑटम का समय होता है, ऑटम पतझड़, अक्टूबर टाइम। तो पतझड़ में मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी तब तक कि कोई भी चलेगा तो पत्ते दबेंगे सब। दबेंगे और आवाज़ आएगी। फर्स्ट हाफ ऑफ द नाइट, उसके बाद ओस आ जाती है तो थोड़ा आवाज़ कम हो जाएगी। तो पीछे हमने ये कॉर्डन लगाने से पहले कमांडर साहब को बोला था कि आप मुझे इल्यूमिनेशन फायर दोगे मोटर का, हर 10 मिनट में 5 मिनट में एक मोटर का राउंड आना चाहिए जिसका इल्यूमिनेशन मतलब जो ब्राइट हो जाए ताकि bright हो दिन, जाए, और वो हर 10 मिनट मेरे ऊपर आना चाहिए। तो ये हमने डिसाइड किया कि 2-2 में जिसके पास भी आवाज़ आई, पत्ते उसकी तरफ दब रहे हैं, आवाज़ आ रहा है, कोई आ रहा है उसकी तरफ, वो डबल टैप फायर करेंगे। बड़ी पेड़ में 4 हमने लगे हुए थे, और किसी को बाहर नहीं निकलने देंगे। तो वो पूरी रात ऐसे ही चली। इल का राउंड आया, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट उनको नहीं, फिर थोड़ा भी, डर हाँ। लगा, हमें एरिया दिख रहा है, मतलब इसके अंदर घुसना है, बट अभी रात को नहीं घुस सकते, 3 तो डेथ्स हो चुकी हैं। और फिर वो आते थे, एक आया या 2 में आ रहे हैं, हमने फायर किया और एक्यूरेट फायर किया, ये नहीं कि अंधाधुंध कर रहे हैं क्योंकि एम्यूनिशन भी कम था। फिर वो गुस्से में गालियां दे रहे हैं और हम पे बर्स्ट मार रहे हैं, तो मैं ऐसे और ऊपर गोलियां लग रही, ठीक है। तो ये चलता रहा, सुबह तक मेरे टीम कमांडर भी आ गए, एंड एक गोली लग गई थी क्योंकि थोड़ा सा जैसे हाँ। बड़ी एक अनफॉर्चुनेट स्टोरी, एक त्रिलोक करके मेरा स्काउट था, बहुत अच्छा, मतलब बाद में थोड़ा सा उसकी नौकरी थोड़ी ख़राब हुई, बट वो बहुत बहादुर था। तो त्रिलोक ने थोड़ा अंदर उस नाले में घुस के एक बॉडी देख ली कि रात को हमने एक तो मार ही दिया, वो रात में ही मर गया था निकलने के समय। अच्छा।
बाकी दोनों को मारने के लिए एक वो प्रेसी में क्या बोलते हैं, तुम तो यू वुड हैव, वो वायुस में आरएल का सेफ्टी राउंड कितना होता है, सेफ्टी डिस्टेंस कितने पे फायर होगा ही नहीं, 30 to 50। वैसे प्रेसी में लिखा होता है कि 50 से कम 50 अगर आप स्पेयर नहीं होगा मारोगे सर, तो यस। एक्सप्लोड नहीं करेगा। हमने उसको 25 में मारा उस गुफा के अंदर, अच्छा, और फिर मैं और त्रिलोक उस गुफा में घुसे, और फायर आ रहा है, और त्रिलोक ने उस बंदे की टांग देखी, वो दूसरी डायरेक्शन से आ रहा था, उसने उसकी टांग में 6 गोलियां डाल दी, ओह, और फिर मैंने ग्रेनेड मारा तो दोनों मार के वी टुक आउट 3 बॉडीज। दे हैड एवरीथिंग, आरपीजी था, एकेस थी, उसमें साइट लगी थी एक एक के में। डायमंड एंटीना उस टाइम बड़ा फेमस होता था, उसका अच्छा। रेंज एक्सटेंड कर देता था ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स। ओह, डायमंड एंटीना था, 10 वोट का 50 वोट का सेट था, अगेन विद नो आइडेंटिफिकेशन, बट उनमें से एक पाकिस्तानी कंफर्म था। दैट ऑपरेशन लेड टू दिस सेना मेडल व्हिच आई गॉट। अच्छा। इनफैक्ट सर, आपकी जो ये स्पेशलाइज्ड यूनिट थी, ये IC 814 का जब हाईजैक हुआ था, कांधार वाला, उसमें भी इन्वॉल्व थी सर? यस, लिमिटेड एक्सटेंट तक जितना मैं बता सकता हूँ सर। थी। और मेरी एक थ्योरी है कि दुश्मन को घर में घुस के ही मारा जाता है। आप हर चीज़ में रिएक्ट नहीं करते, बिल्कुल सर। हम रिएक्ट करते हैं, इसराइल रिएक्ट नहीं करती। तो हमारी यूनिट ने ट्रेनिंग ली भी थी, इसराइली सियारत पतकाल से भी ली है, GSG 9 से भी ली है जर्मनी। तो वेपन्स भी हैं हमारे पास, बहादुरी की कोई कमी नहीं है, प्लानिंग, आप सब यू ऑल डन ऑपरेशंस, यू आर ऑल लेजेंड। तो उस टाइम पे यस, कई मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हुई, और अब तो पिक्चर भी बन गई है, तो हम तैयार थे। एंड मेरा तो एक ही था, और मेरे से जो उनको मैड मैक्स कहते थे, ही इज फ्रॉम सर। यस सर। 10 पैरा, सर। संधू, ही इज अ लेजेंड यस सर। श्रीलंका से। तो ही ट्रेंड अस इन सच अ वे कि जैसे हम मानो कि स्लिदरिंग ऑपरेशंस, हेलीकॉप्टर चॉपर से पूरा जो आपका ट्रुप 20 आदमियों का स्लिदर डाउन करता है, तो मेरा जो ट्रुप था, हम 19 सेकंड में वी वर ऑन द टारगेट। हम स्लिदर डाउन करके 19 सेकंड में हम कंप्लीट करते थे। ओह वाओ, ठीक है, किल हाउस क्लियर करना है 1.5 minutes, किल हाउस विल बी क्लियर्ड। वी वर रेडी, वी हैड रीच्ड दिल्ली, एंड सिर्फ एक ही चीज़ हम बार बार बोल रहे थे कि उसका एक टायर उड़ा दो, टेक ऑफ मत करने दो। उसके बाद जो हुआ है वो मूवीज़ में भी है। और एक जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी है कि कुछ मिडिल ईस्ट के दोस्त हैं हमारे देश, जो हमें सदियों से हमारे दोस्त हैं, यस सर। भारत और उस देश के कल्चर बहुत से पुराने। हाँ। तो जब ये सब हो चुका था एक्सचेंज, और वापस आ गए थे, पैसेंजर्स आगे थे तब के बाद दिल्ली में आ गए थे, उस टाइम प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा था, रिस्पॉन्ड करने के लिए। हाँ, कि हॉस्टेजेस को बचाओ, यस, जो मांग रहे हैं वो 5 जो यस। पहले क्राइसिस को खत्म करो। हाँ। हाँ, लेकिन उससे जो मॉन्स्टर क्रिएट हुआ है कि मसूद अजहर ने उसके बाद जैश ए मोहम्मद बनाया, यस सर। जिसने दुनिया भर में टेररिस्ट अटैक करे, सिर्फ भारत में नहीं करे। बट यस, ये था कि जब तक वो वापस आए, उसके 3 दिन के अंदर एक फ्रेंडली देश ने हमें थोड़ी हिंट दी, हमारे टॉप एजेंसीज को, कि कंधार से क्वेटा ये आएंगे, गाड़ी, दिन, टाइम, रास्ता, कौन सी रोड, हम आपको बताएंगे, और आप अगर चाहो तो आप अपना बदला ले सकते हैं, उसमें हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, बट इधर तक पहुंचने में इनपुट। और यहाँ से निकलने में, इनफिल्ट्रेट एक्सफिल्ट्रेट, हम आपकी मदद करेंगे। उससे ज़्यादा वाह सर। चाहिए क्या सर? तो वी वर रेडी, बट लास्ट मिनट पे स्टैंड डाउन हुआ, एंड सब कुछ तैयार था। और वो एक ऐसा ऑपरेशन भी होता कि चाहे हम 10 के 10 भी उड़ जाते उसमें, लेकिन अगर टारगेट हो जाता तो पूरी दुनिया को एक मैसेज होता। बिल्कुल। आप इस ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे सर? यस, वी वर रेडी। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है अगर मैं कभी ऐसे ऑपरेशन का हिस्सा बनता तो कैसे तैयारी कर रहे थे सर? जस्ट तो इसमें बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं आ रही थी, फिल्टर होके आ रही थी दिल्ली से, सर। और हमने उनके भी सपोर्ट स्टाफ था हमारे पास, तो पूरा मैप
पूरे विजुअल्स पूरे सैटेलाइट से हमने आइडेंटिफाई कर दिया था कि उस हाईवे पे कहाँ कहाँ टाइट टर्न है, जहाँ पूरी गाड़ी को धीरे होना ही पड़ेगा, जो इनका कॉन्वॉय आना था। और हमने अपने इसमें जो मेरे बेस्ट 2 स्नाइपर्स थे, एक जो मेरा आरपीजी का जो आरएल का जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, उसको रेडी रखा हुआ था। एंड हमारे पास उस टाइम अगेन कुछ फ्लेम थ्रोअर्स भी आ गए थे डिस्पोजेबल, तो वो भी हमने पूरा ट्रेनिंग कर लिया था। और स्नाइपर से गाड़ी को टारगेट करना, लीड गाड़ी को, ड्राइवर को, रोड पे चेन लगा के टायर्स को पंचर करना, सर और कौन कहाँ से फायर करेगा वो हमने मॉडल बनाया था। अच्छा, और ये मॉडल पहले भी कई ऑपरेशंस में, मेरे से पहले भी ये एक ड्रिल रहा है वहाँ पे, जो सीखा है। और जैसे कि ब्लैक थंडर में भी ऐसा एक मॉडल बना था, तो वो पूरा रेडी था। और हमें करीबन 10 दिन तक उम्मीद थी कि किसी भी टाइम हमारा गो होगा, स्टैंड टू पे थे सर आप लोग? स्टैंड पे थे। लेकिन 10वें या 11वें दिन के बाद मैड मैक्स सर ने बोला कि Stand out हो somebody गया। has chickened out, तो वो गो अहेड नहीं मिला। व्हाट ए मिस सर। नहीं तो बहुत It would have sent a message, even like Mumbai. सर। I think strategically मैं उस टाइम आई वाज इन डूइंग सम कुछ पढ़ाई का स्पेशलाइज्ड पढ़ाई कर रहा था, तो काफ़ी लोग थे हम। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे से सीनियर मरीन कमांडोज में। तो जब ये मुंबई हुआ तो हमारा तो खून खौल रहा था वो 2 दिन। हम वो टीवी पे न्यूज़ पे देख रहे थे, और कैसे हमारे से 180 यस यस यस। अच्छा, मारा इन्होंने। तो हम तब भी यही डिस्कस कर रहे थे कि हम क्यों नहीं घुसते अंदर। और तब भी ये बात थी, स्ट्रेटेजिकली ये बात थी कि फोर्सेस ने, एयरफोर्स ने, आर्मी ने, नेवी ने बोला था कि हम रिटेलिएट करेंगे। ये नहीं कि हमने वो 10 में से 9 को मार दिया और एक को, कसब को जिंदा पकड़ लिया है। वो काफ़ी नहीं है, वी हैव टू रिटेलिएट। तो वो भी एक टाइम था, वी शुड हैव रिटेलिएट। बिकॉज रिटेलिएशन में ये होता है कि ठीक है आप दुश्मन के अंदर घुस रहे हो, आपके लॉस होंगे, लेकिन एक मैसेज जाएगा दुनिया को। अच्छा, और वो अगर आप देखो नाउ सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है। उरी, ठीक है, पुलवामा, पहलगाम, जहाँ जहाँ हमारे पे टेररिस्ट अटैक बड़ा हुआ है, हादसा हुआ है, और हमें पता है कि वो वहीं से हो रहा है, कॉन्स्पायर्ड है, सब कुछ सपोर्ट पाकिस्तान से आ रहा है, अच्छा, हमने हिट बैक किया। तो शायद सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारा पार्लियामेंट अटैक एंड मुंबई, जहाँ हमको हिट बैक करना ही करना था, जो हम कहीं चूक गए, इसलिए आज की डेट में भी आज तक अटैक्स हो रहे हैं। थोड़ा सा वी हैव टू स्ट्रेटेजिकली हमें अपने आप को रीथिंक करना पड़ेगा, और वो ग्रेजुअली हो रहा है। जैसे अभी जी ऐसा। हमने देखा है ऑप्संदूर में या बालाकोट में जो स्ट्राइक्स करें, तो एक मैसेज तो गया है, उसको और इन्फोर्स करते रहना, दैट्स इट। इनफैक्ट एलसी पे भी काफ़ी ऑफेंसिव हो गए हैं सर हम पहले से। एलसी पे मैं अभी पुंछ में गया था, अच्छा। तो मैंने देखा तो दोनों तरफ हुआ है, बट उस तरफ तो बहुत ज़्यादा हुआ है, अच्छा, बहुत ज़्यादा हुआ है। और वहाँ अब थोड़ा डर का पाकिस्तान की Yes. पोस्टों में है, क्योंकि अभी हमारे पास फायर पावर और यूज़ करने के लिए इंस्टेंट है। या वो जो लोकल कमांडर है, पोस्ट कमांडर है, सीओ है, वो खुद ऑर्डर दे रहा है, अच्छा, तो इट्स अ बिग yes. थिंग, बहुत बड़ा स्टेप है। सर इनफैक्ट 52 एसएजी या एनएसजी का रेज होने से पहले भी कुछ काउंटर हाईजैक ऑपरेशंस वगैरह को आपकी स्पेशलाइज्ड यूनिट ने आप श्योर वो आप नहीं हिस्ट्री, थे? दैट वाज हिस्ट्री, यस यस। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला, इजराइल हैड हेल्प्ड उस टाइम, सर लॉन्ग बैक, 70-50 साल ऑलमोस्ट हो रहे हैं। तो बहुत एग्रेसिवली ट्रेन थी और एग्रेसिव ग्रुप था ये बहुत। इसने 2 तो मुझे याद है 82 में, यस उसमें सिंगल हाईजैकर था, एंड हमारे एक ऑफिसर वो गार्बेज कलेक्ट करने के लिए वैसे ड्रेस करके गए थे, एंड ही हैड शॉट हिम। ठीक है, वो श्रीनगर से हाईजैक हुआ था प्लेन। यस अच्छा, एंड एक और में वी हैड ओवरपावर्ड विद द हेल्प ऑफ पैसेंजर्स 84 में। देन ब्लू स्टार अगेन वाज अ वेरी बिग ऑपरेशन। सर तो भिंडरन वाले और शबबेग सिंह की बॉडीज के पास हमारे ही बंदे थे, वो भी
दे हैड ऑल्सो डाइड, बट सबसे क्लोज हमारे ही बंदे थे जो भिंडरन वाले की बॉडी के साथ जिसकी बॉडी मिली थी। तो ये कई ऑपरेशंस हैं जो, बट जब एनएसजी का एम्बुट जब हुआ, सर बिकॉज ये बहुत छोटी यूनिट थी, तो एनएसजी इसी से बनी है, यस क्रिएशन एनएसजी की इसी से हुई है। तो आपका स्पेशल एक्शन ग्रुप एंड एसआरजी स्पेशल रेंजर ग्रुप्स वो दे वर सेपरेट। सर तो बेसिक ट्रेनिंग इवन द वेपन्स शुरू में वो यहाँ से गए थे, एंड हाईजैक की ट्रेनिंग स्पेशली क्योंकि सिर्फ उस टाइम तक यहीं होती थी, वो पूरी 52 की यहीं से शुरू हुई थी। तो काफ़ी कुछ सीक्रेट्स हैं वहाँ पे। सर हम उस पर सर। नहीं जाएंगे सर। इनफैक्ट महाराष्ट्र police, they recognized one of our COs, and almost for 15 years जो महाराष्ट्र में पुलिस के ऑपरेशन जो हैं जिससे इतनी फेमस और इतनी पिक्चरें बनी हैं, सर वो हमारे ही एक सीओ थे जो महाराष्ट्र पुलिस के स्पेशल एडवाइजर रहे 15 साल तक। क्या बात है। तो जैसे महाराष्ट्र पुलिस ने क्राइम को इतना ख़त्म किया सर। आफ्टर दोज बॉम्ब ब्लास्ट एंड ऑल रुथलेसली, वो उसमें भी वी कैन से कि कुछ आर्मी का भी कंट्रीब्यूशन रहा है सर ट्रेनिंग वाइज। यस सर। सर इस टेन्योर के बाद आपकी पोस्टिंग एनडीए आई थी, आपको एनडीए जाना था एज ए इंस्ट्रक्टर, बट आपने चुना कि आप अपनी यूनिट में वापस जाएंगे जो 17 पैरा फील्ड में सर, जो फील्ड में ही डिप्लॉयड थी काफ़ी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में, एंड यूनिट को रिक्वायरमेंट थी, कुछ इंसिडेंट्स हो गए थे ऑपरेशनल या ऑपरेशनल इंसिडेंट्स थे, तो आपने ऑप्ट किया कि नहीं मैं इंस्ट्रक्टर नहीं जाऊंगा। जनरली यहाँ पे टेन्योर इज 3-3.5 साल। सर। इससे ज़्यादा एक फिलॉसफी है इस यूनिट में कि बर्नआउट हो जाता है, यस कि या तो आदमी इतना सक्सेसफुल हो जाता है कि वो रिस्क ऐसे लेता है कि वो खुद भी जाए और उसके भी कुछ जवान चले जाएं। तो उस टाइम के मैड मैक्स सर हैड मूव्ड आउट, एंड अगेन अनदर लेजेंड 9 पैरा कमांडो के संजय थापर सर वाज द सीओ। सर 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 सर। तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम फिटनेस, एक्सट्रीम टफ एंड हर्ड रेस एंड कॉम्पिटिशन्स वो पूरा हमसे करते थे। एंड 17 एट दैट टाइम माय अदर यूनिट वाज, ओरिजिनल यूनिट वाज इन नॉर्थ ईस्ट। तो बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत ह्यूज सक्सेसेस दे हैड, बट 2-3 महीने के गैप में हमारे जो हमारे पिलर्स जिसको कहते हैं, एक मेजर समीरुल इस्लाम थे, उनका एक चांस एनकाउंटर यूएनएलएफ से हुआ था, वेयर इन्होंने हट में अलमारी खोली एंड उसने AK का बर्स्ट मार पिस्टल्स शूट करा। वो अलमारी के अंदर था। हाँ, ही वाज स्टैंडिंग लाइक दिस, एंड अभी तक वो हमारा वी हैव दैट कि समीर सर व्हेन ही डाइड बिकॉज अ हेड शॉट, ही पुट 8 bullets into him with his AK-47, एंड उसके 2 महीने के बाद जिरीबाम एरिया में जहाँ फौज नहीं गई थी मणिपुर में, हमारी यूनिट असम में थी, एक ऑपरेशन में NSCN के साथ वी लॉस्ट, जो मैंने ही उनको ट्रेन किया था, मेजर विजित, ही वाज अ ब्रेव हार्ट, टोटल टाइगर। तो ही हैड गॉन चार्जिंग आफ्टर द मिलिटेंट्स सर। इन द नाइट, कॉर्डन लग रहा था, दे गॉट टू नो, दे वर एस्केपिंग। ये 21 पैरा भी जिसमें थी उसी ऑपरेशन की बात करें सर? नहीं, 21 काईमाई में थी, अबाउट 1 साल पहले वाला जो काईमाई का रोड क्लियरेंस के टाइम पे हुआ था वो अलग था। सर तो विजित का हुआ था आई थिंक नवंबर 2002 में। तो ही हैड शॉट डाउन 2, बट द सेकंड पर्सन हैड नॉट डाइड, तो उसने एक गोली मारी, एंड दिस इज ऑल किस्मत कि बुलेट प्रूफ नहीं, कई अच्छा। बोलते थे कि बुलेट प्रूफ क्यों नहीं पहनता, आई नेवर यूज्ड टू वेयर, तो मुझे लगता था कि मैं पहाड़ कैसे जोड़ूंगा Yes. बुलेट प्रूफ होगा तो, बट विजित दैट डे वाज वेयरिंग बुलेट प्रूफ plate, and bullet went in from here and it didn't go out because bulletproof से यस came inside। इस तो तरह के हुए हैं सर इंसिडेंट। हाँ, तो अभी भी कई बार बात होती है कि जो उसके साथ ऑफिसर्स थे दे सेड कि वो लकी, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, तो अभी सुबह तक हेलीकॉप्टर आ जाएगा, दे विल टेक यू आउट, दे डिडंट नो अंदर कितना डैमेज हुआ है। सर। तो अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट विजिट। तो तब तक आई वाज एट 3.5 साल हो गए थे, तो पहले थापा एड ऑल्सो said कि go to NDA, and it was all आर्मी हेडक्वार्टर से दे आस्क्ड IMA जाना है, NDA जाना है, ऐसे NDA जाना है क्योंकि मैं
नेशनल डिफेंस एकेडमी का ही हूँ, और वहाँ 16.5 17 18 साल के कैडेट्स आते हैं, तो उनको आप मोटिवेट सर अच्छे से करोगे। और मेरे इट वाज माय बर्थ प्लेस वेयर आई एनडीए। तो बट देन दिस हैपेंड, तो द सीईओ आस्क्ड मी देयर कि वेरी अनफॉर्चुनेट, so I said कि I have to come back. We went back. I went back सर and uh, we analyzed what had happened. और एक चीज़ मैंने डिसाइड कर ली थी कि बदला दोनों ग्रुप्स के साथ होगा। एंड जिरीबाम में उस टाइम यूएनएलएफ और एनएससीएन की कंट्रोल के लिए लड़ाई चल रही थी, क्योंकि जिरीबाम में बहुत पैसा है, टी एस्टेट्स का Yes, पैसा sir. है, मार्केट का पैसा है। वहाँ के एसडीपीओ भी मुझे याद है, जो तब तक, जो बाद में आए जब तक मैं पहुँचा, वो भी बड़े ब्रेव हार्ट थे। ही वॉज किल्ड लेटर, जब हम निकल चुके थे पराक्रम, पराक्रम के टाइम। Sure. बहुत बहादुर मणिपुरी थे वो, वोमचा। बट वहाँ पे पूरी की पूरी आर्मरी लूट चुकी थी 2 महीने पहले। 30 वेपन लेके यूएनएलएफ चले गए थे पुलिस लाइन से। तो वी वर देन मूव, हमें ऑर्डर मिला कि आप जिरीबाम में जाइए। तो जिरीबाम स्टेशन में 5 इयर्स के अंदर पहली बार मैं अपना बैटरी को लेके गया था, एंड वी न्यू कि इनकाउंटर होगा। विद इन द थर्ड डे, इट्स अ वेरी फनी रेलवे स्टेशन, Sir. उसमें एक ही ट्रेन आती थी और हम एक डंडा लगा देते थे। तो जब सिलचर जाने के लिए जितना हमारे को सामान चाहिए या भेजना है यूनिट में, डाक भेजना है हेडक्वार्टर में, वो हम रेडी करते थे, और फिर हमारे कहने पे वो ट्रेन जाती थी आगे। तो देन वी स्टार्टेड मूविंग आउट, सेम थिंग कि रात को निकलो, सिविल ड्रेस में निकलो, पिस्टल लग के, एंड वी गॉट एनएससीएन, एक विलेज मुझे अभी भी याद है, लातिंग खाल। तो वी वर मूविंग इन अ ऑटो एंड वी सॉ अ बॉय वेरी स्केर्ड। ही स्टॉप्ड अस, ही सेड कि आगे टेररिस्ट है, ऐसे हिल टाइप, और फिर नीचे लातिंग खाल का ब्रिज था। एंड वी रैन, वी जस्ट स्टार्टेड रनिंग, क्योंकि तब वो विजित के गुस्सा, इट वॉज बर्निंग ऑल ऑफ अस रनिंग ऑन द ट्रैक। ऑन द रोड। एंड जस्ट व्हेन वी ओपनड, पूरा जंगल था, रोड पे ही भाग रहे थे Sir. कि गाड़ी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए ना। जी सर। वो ऊपर आ रहे हैं, वो लड़के ने हमें बताया कि वो ऊपर आ रहे हैं, हम ऊपर से आए। दे रियलाइज्ड, मेरा एक जवान निर्मल करके, वो बहुत ज़्यादा जोश में आगे निकल गया था, उसने पहले गोली चला दी। दे स्टार्टेड रनिंग एंड 2 ऑफ देम वर फायरिंग एट अस। तो मैंने सबको रोका, क्योंकि कैजुअलिटी अब और नहीं चाहिए, जब इतने लॉसेस, 2 ऑफिसर्स Yes. भी गए। एंड हमने हेड शॉट्स लेने शुरू करे, तभी नॉक्ड ऑफ 2 ऑफ देम एंड पिक्ड देम अप एंड गॉट देम बैक। तो उसके बाद पराक्रम हो गया, पार्लियामेंट का अटैक हो गया, एंड अब ये था कि सिर्फ यूएनएलएफ का बदला बचा है। बट कभी कभी भी 57 डिव जो पूरी की पूरी है, वो प्लान में था कि वो पूरी की पूरी पंजाब, राजस्थान, जम्मू के एरिया में डिप्लॉय होगी। एंड तब तक हमें ऑर्डर्स मिल गए थे कि अपने आप को सेफ रखो, निकलो मत, पूरा गार्ड करो, क्योंकि बदला होगा इसका। वो ग्रुप जो हमने अटैक किया था, वो 20 का ग्रुप था। Sir. बट एक दिन हमें एक रिटायर्ड जेसीओ से खबर मिली, आई स्टिल रिमेंबर एएससी का, कि इस गांव में जो वही एसमीज, ये 4 यूनिलिफ के कमांडर और 3 उसके बंदे आ रहे हैं और इसी घर में आते हैं। तो बिना बताए हम निकल गए, और बाद में डांट भी बहुत पड़ी, बट वो कोवर्ट। कोवर्ट, Sir. कोवर्ट। देयर वी गॉट द कमांडर एंड 2 of his people with pistols, but Yes, वो sir. बहुत छोटे थे, तो एज, सर। इंडोक्ट्रिनेटेड, ड्रग्स, पैसा, पावर। Yes. तो उनके हमने वेपन लेके उनको एसडीपीओ साहब, हम चाचा साहब को हैंड ओवर किया। तो उन्होंने हमें उल्टा बोला, आप सोचो कैसे थे हालात थे उस टाइम, तो आप मार के क्यों नहीं लेके आए? मैं क्यों? कहता अभी मुझे उसको पूरा रोड से तो जा नहीं सकता, हाँ। ठीक है, इम्फाल लेके जाना है, तो इसके लिए टिकट खरीदना पड़ेगा, अपने लिए टिकट खरीदना पड़ेगा। तो एंड उसके हफ्ते के बाद आर मूव केम। तो एक्चुअली दैट डे, जो जिस दिन ये यूएनएलएफ वाला इनकाउंटर हुआ था,
उसके एक दिन बाद मेजर समीर्स फादर हैड कम, तो ही वाज वेरी हैप्पी, ही वाज, यू कांट से हैप्पी आल्सो, वो कहते हैं ना कि उनको मोक्ष, उन्होंने बोला भी कि मैंने सीईओ को स्पेशली बोला था कि मुझे उधर जाना है जहाँ मेरे बेटे की डेथ हुई है, जहाँ वो शहादत हुई, और मुझे उधर जाना है, एंड आपने ये मेरे आने से पहले किया, तो मैं आपको मतलब आशीर्वाद दिया, एंड फिर हम पराक्रम में पंजाब पहुंच गए, मेरठ पंजाब, तो वैसे चला था। सर 17 पैराफील्ड यूनिट एक बहुत ही यूनिक यूनिक, यस, यूनिट है सर। पैराशूट रेजिमेंट की है, रादर नॉट रेजिमेंट बट देन पैराट्रूपर्स also, हैं और artillery आर्टिलरी also, यूनिट हैं, हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। इनफैक्ट सर केवल 2 ही यूनिट हैं इस तरह की, 9 पैराफील्ड एंड 17 पैराफील्ड। बस हम लोगों के साथ जम्प्स होती थी, आपकी आरटी गन्स वगैरह भी पैराशूट के साथ में ड्रॉप होती थी, तो बड़ा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, Yes. बट आई वाज फ्रॉम 17, एंड आजकल 17 का सितारे उड़े हुए बहुत ऊपर है, यस सर। तो 17 इज द ओरिजिनल सर पैराशूट के ब्रिगेड के साथ जो एसोसिएट हुई, एंड जोजिला से लेके सर हर लड़ाई में, जोजिला 62 हमारी 4 गन्स ड्रॉप हुई थी, सर ठीक है, एंड हमने ढोला पास में चाइनीज़ के ऊपर फायर करते करते हमारे जवान मारे गए थे, कुछ कैप्चर हुए थे, तलवार सर कैप्चर हुए थे, एंड जैसे ये मैंने बताया जिरीबाम असम का, उसमें हमें यूनिट साइटेशन मिली 2003 में। सर फिर सियाचिन में भी मैं 2IC था कुछ बिफोर आई वेंट स्टाफ कॉलेज जाने से पहले, तो उस टाइम पे भी 17 को यूनिट साइटेशन मिली। बहुत डेकोरेटेड यूनिट है, और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग इन्फेंट्री पैराशूट रेजिमेंट, आप अपना वेपन AK-47 टैगोर, इंसिडेंटली मैं वो कहानी अलग बताऊंगा, इजराइल की टैगोर कब आई पैरा और SF में? समटाइम अराउंड 2009 10 8 7 6 में पहली बार आनी 8 शुरू हो गई थी, 9-10 में एवरी स्पेशल सबसे आगे थी, फोर्सेस के पास थी। मैंने उसको 2000 और 2001 में सुरनकोट में एनकाउंटर में ट्राई आउट किया, फायर किया। या आपने बताया ये सर। एक अकेली सिर्फ मेरे पास टैगोर थी, वो इजराइल से आई थी सर। वाह तो 6 साल बिफोर किसी सर, भी हाँ और ने फायर किया हो, स्पेशल फोर्सेस या पैराट्रूपर ने, वो मैंने उसकी एक रिपोर्ट भी बनाई थी सर। कि वो रिपोर्ट थोड़ी क्लासिफाइड रख लेते हैं बट कुछ मॉडिफिकेशंस पे टैगोर पे किए गए थे टू सूट इंडियन रिक्वायरमेंट्स। सर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। तो हाँ, तो वे वही, हाँ, तो 17। सो पैराट्रूपर्स हैव टू लैंड इन एन एरिया, एनिमी टेरिटरी, डीप, ये सर दुश्मन के डीप, जहाँ पे वो एक्सपेक्ट नहीं करता, जहाँ वो वीकेस्ट है, जहाँ पे उसका रिएक्शन जब तक वो डेवलप कर पाए अपने ही बाउंड्री में, वो आप उसको कैप्चर करेंगे और आप उसको होल्ड करेंगे सर। जब तक कि नॉर्मल फोर्सेस, ये लिंकअप होगा सर, आर्मर्ड लिंकअप, आर्मर्ड का लिंकअप या इन्फेंट्री का लिंकअप, ठीक है, चाहे वो डेजर्ट में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे गुजरात में हो, तो उस एरिया में यू हैव टू होल्ड इट फॉर 72 आवर्स टू 96 आवर्स। तो इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आपने सपोज एक ब्रिज को कैप्चर करना है, तो ब्रिज तो नदी के ऊपर है, तो आप ब्रिज के ऊपर तो गिर नहीं सकते सीधा, आधे तो डूब जाएंगे, तो आपको एक डीजेट चाहिए, ड्रॉप जोन, जो 3-4 किलोमीटर दूर होगा, क्योंकि जैसे ही आप एक बटालियन या एक कंपनी लैंड करेगी 800 सोल्जर्स या 120 की कंपनी अपने वेपन्स के साथ, यू हैव टू फर्स्ट सिक्योर योर डीजेट, चेक करना है कि कितनों को चोट लगी, रात में आपने ड्रॉप किया है, हवा कितनी है, कोई पत्थर पे गिर गया, कोई पोल पे गिर गया, और फिर आपने अपना मूव करना है। तो पैराफील्ड रेजिमेंट का रिक्वायरमेंट ये है कि आपके साथ ही, दैट टाइम इन आवर टाइम वी हैड लाइट फील्ड गन्स एंड 120 mm के मोटर्स, तो वी विल ड्रॉप विद यू, एंड जो डीजेड में सबसे पहले हमारी गन गिरेगी, क्योंकि गन बाद में गिरे जो तो सोल्जर्स के ऊपर ही गिरेगी, रात को तो हेवी लोड से ज्यादा पहले आ जाता है। हाँ, तो हमारा जॉब होता था, हम आपके पाथफाइंडर्स के साथ सबसे पहले हम जंप करते थे, हेवी ड्रॉप पहले निकल जाता है सर, और हेवी ड्रॉप निकलता था। वंस वी हैड सिक्योर्ड, पाथफाइंडर्स हैड सिक्योर्ड द डीजेड,
फिर हम ग्रीन सिग्नल देते थे, फिर हेवी ड्रॉप आता था, उसमें हमारी गन्स ड्रॉप होती थी या मोटर्स ड्रॉप होते थे, जिप्सीज ड्रॉप होती थी, एम्यूनिशन ड्रॉप होता था, और फिर आपकी नॉर्मल इन्फेंट्री ड्रॉप की है सर। नॉर्मल ड्रॉप होती थी। तो हम वो पूरा सिक्योर करके, जब तक वो आपका ड्रॉप शुरू होता था, हम अपनी गन्स को अनलोड करके एम्यूनिशन रेडी करना शुरू कर देते थे। एंड हमारा काम ये था कि वो एक डीजेड को डिफेंड करना, आपके लिए अच्छा। सिक्योर करना, जब तक आप पूरा रीग्रुप होके चारों कंपनियां मूव करना शुरू करें अपने टारगेट में। एंड फायर प्लान रेडी है, जहां आपको फायर चाहिए वी विल गिव द फायर। सो दिस वाज द कंसेप्ट। अच्छा। So now 9 also came into it, and sometime in the 80s. So generally for 3 years we operate as para, यस। and for 3 years they operate as para. This is how it works. और अभी तो this M777 US howitzers Yes, yes, yes. अच्छा। is very effective. तो Ultralight that- howitzer. ultralight. So So, that वो आ also, गए हैं ये yes. सो सर आपके कमांड की बात करते हैं सर कि नेक्स्ट आपने कश्मीर में कमांड की सर। I commanded कमांड almost. अगेन बहुत पैशन वाली चीज़ होती है सर फौज में। Yes, absolutely. तो 4.5 साल I commanded, and unfortunately तब मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स में था। सर मैं आई यूज्ड टू हैंडल लॉट ऑफ हाई सीक्रेट डिस्कशंस। तो आई वाज लकी आल्सो, आई मेरा मतलब आई वाज ऑनर्ड टू सर्व विद जनरल वीके सिंह। मैं उनको मतलब आई स्टिल कंसिडर हिम एज माय गुरुजी सर व्हेन ही वाज द चीफ। जनरल विक्रम सर वाज आल्सो देयर, द नेक्स्ट चीफ। I learned a lot from them, but unfortunately I was not getting command of 17 or this special unit. अच्छा। सर तो मैंने काफ़ी लड़ाई भी करी स्पेशल यूनिट के लिए कि जब मेरे मैक्सिमम किल्स हैं वहाँ पे तो गिव मी दैट। बट फिर मुझे बोला कि यू टेक एनी आर्टिलरी एलिमेंट इन वेरेवर यू वांट, सो आई सेड इन कश्मीर ओनली। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी आप कह सकते हैं कहीं भगवान ने डिसाइड किया या आपकी डेस्टिनी ने डिसाइड किया। तो व्हेन आई वाज नॉट वेरी हैप्पी, बट देन वन डे आई वाज टोल्ड कि हियर आर 2 यूनिट्स। मेरे को कोई उनका लिंक नहीं था। तो वन इज़ 89 समथिंग एंड वन इज़ दिस। एक बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है और सीआई रोल में है, अच्छा। मतलब नॉर्मली रोड ओपनिंग या कॉन्वॉय प्रोटेक्शन के काम कम है, सीआई का काम है, इंडिपेंडेंट एरिया ये है, और एक दूसरी है। तो यू कैन डिसाइड। सो आई नेचुरली चोज कि सीआई ऑप्स में जो है वहाँ पे मैं जाऊँगा। एंड फिर मैंने पूछा कि मेरे को वो दोनों नहीं मिल सकती क्या जो मैंने मांगी है राइट Yes. में। उसे नहीं, डोंट पुश द लाइन। तो देन आई सेड कि गिव मी दिस so and so 8 9 or whatever. You cannot believe what happened. 3 days later my parents came home. My father is also फौजी, सर सर second generation. तो Sure. मैंने बोला कि he said कि what's happening command. He said, I said कि see I'm not getting those two, but they've given me and I'm very happy कि it's in CI कश्मीर में और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में है, तो मैं बड़ा खुश हूँ। देखते हैं, नई यूनिट है, सीख लेंगे कैसे तौर तरीके हैं and करते हैं। मैं कौन सी? मैं कहा 8 9 so and so. His face, you know, he almost started weeping, and I still remember, and I lost him also in command. Ashish, don't you remember? I said, what? You don't remember anything? मैं कहा you commanded 1889 light, वो अब ब्रह्मोस बन गई है, अच्छा। उसमें क्या है, मतलब what is there? I was commissioned in 89 अच्छा। when it was a pack howitzer unit, mule unit थी with howitzers. He was Sir. commissioned in 1867. The same battalion, sir. Same unit, Oh. which later on became a bigger unit with Sir. a different number, but he was commissioned at that. माय गुडनेस। So then it was, we were reaching our 50 years. CI ऑप्स में पहली बार थे, एंड हमने फिर अपने ही स्टाइल से जो सीखा हुआ तरीका आपने है, कमांडो बना दी होंगे सब कुछ। QRT बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई। और जनरल बिपिन रावत वाज माय इनिशियल GOC, में उनके नीचे ऑपरेशनल कमांड में था। सर अगर लड़ाई होगी या आर्टी फायरिंग की ज़रूरत है, वो मेरी गन पोजीशंस अलग थी, बट CI के लिए मैं इनके साथ था। तो जाते ही मुझे एक कोर्स के लिए जाना था, जो करना ही पड़ता है, और क्योंकि मैं आर्मी क्वार्टर्स में बहुत बिजी था, तो पहले मुझे CO बना दिया, फिर वो कोर्स के लिए भेजा 2 महीने। तो मैंने कहा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वापस आए तो पता चला मेरी यूनिट 8 जगह पे तोड़ी गई है कि भाई जैसी गर्मी होगी
आप ये 8 जगहों पे 30, 40, 50 लोग होंगे और आप इधर बैठे होंगे, आपके पास 40 होंगे और आपका हेडक्वार्टर होगा। तो हमने फिर बगावत कर दी थोड़ी। हमने कहा ऐसे नहीं होगा, पहले हमें ट्राई तो करो कि लेट मी प्रोड्यूस सम रिजल्ट्स एंड ऐसा है तो जहाँ मेरे सबसे डेंजरस एरियाज हैं, तुतमार गली, फुरकियाम, मैं हेडक्वार्टर वहाँ लेके जाऊँगा, क्योंकि अच्छा। कई कैजुअलिटी हो गई, एनकाउंटर हो गया, मुझे तो पहुँचने में ही 10 घंटे लग जाएंगे। देन जनरल रावत हैड केम, ही सॉ द यूनिट, उन्होंने क्यूआरटी देखी, इनकी फायरिंग स्किल्स देखे, पूरा प्लान देखा, तो ही वॉज वेरी काइंड। तो हमारी आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत होती थी, अच्छा। बट ही वॉज अ ग्रेट मैन। उन्होंने बोला कि ठीक है, आई विल 6 महीने में तुम्हारे को देता हूँ, अदरवाइज ये ऐसे ही होगा जैसे पहले हमने डिसाइड कर लिया था। तो द यूनिट बहुत अच्छी यूनिट है और मेरे पास ऑफिसर्स बहुत अच्छे थे। 2 तो वर एल्डर टू मी। अच्छा। हाँ, वन फ्रॉम मणिपुर एंड वन फ्रॉम आपके देहरादून एरिया, उत्तराखंड। दे स्टूड बाय मी एंड जनरल गुरमीत was corps commander. So we did well everywhere in all fields. अच्छा। Again we didn't get much. उस टाइम kills ज़्यादा नहीं थी। 2012-14 it was that अमन का थोड़ा वो था। मैं बस वही देख रहा था कि जमात जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर रही थी अच्छा। यूथ में। तो वो हमने एक पेपर भी बनाया था कि ये फंडिंग आ रही है बाहर से एंड इंक्रीजिंग जो है रेडिकलाइजेशन हो रहा है। वैसे यस। टूरिज्म बहुत हो रहा है, लोग खुश हैं, ऊपर से शांत गोलियां लेकिन नहीं चल अंदर रही, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन तो हो ही रहा है, लेकिन रेडिकलाइजेशन बहुत हो रहा है। और वो एक्चुअली 2016 में अगर आप देखोगे, जिन वो क्या था, वो जो स्टोन पेंटिंग शुरू हुई थी, उमर, यस सर। वो पूरा उस रेडिकलाइजेशन का वो हुआ था। बट थैंकफुली, एंड ये अगेन आई प्रे टू गॉड कि ये 4.5 साल सियाचिन और जिरीबाम मणिपुर, all my encounters, I have never lost anybody. So in this command also, मेरे father I lost. That is my greatest loss because एक ऑपरेशन बारामूला के एरियाज में, जंगलों में प्लान था। फादर की तबीयत दिल्ली में थोड़ी ख़राब हुई, तो मैंने शुरू में जब मुझे बताया कि 1-2 दिन रुक जाओ बिकॉज तुम्हारी टीम्स भी अंदर जा रही हैं, तो जो हमारे छुट्टी पे थे वो जवान, बड़े अच्छे जवान थे, टुक हिम टू आरआर एंड रात तक आई वॉज स्पीकिंग टू हिम एंड सडनली कोलैप्स्ड। ही वॉज इन आईसीयू। 2 बजे तक मुझे पता चला। नेक्स्ट डे ऑफ कोर्स आई वॉज बाय 14 बाय इवनिंग आई वॉज इन दिल्ली, बट फॉर 5 days ही रिमेन्ड इन आईसीयू। आई कुडंट, मतलब वी लॉस्ट हिम। बट इन माई यूनिट, वेदर बाय एक्सीडेंट और एनकाउंटर और फायरिंग, वी, मतलब 4.5 साल गॉड, अच्छा। हम एक्चुअली हमारी यूनिट कृष्ण भगवान की यूनिट कहते हैं, अच्छा। तो उसमें कभी कुछ नहीं हुआ। एंड उसकी गोल्डन जुबली भी मैंने ही करवाई थी, गोल्डन जुबली। और गोल्डन जुबली से ठीक 2 महीने पहले हमारे को ये यूनिट साइटेशन हमारी हिस्ट्री में पहली बार मिली थी। बहुत। वेरी सॉरी सर, सर। एक्चुअली फौज के कुछ सेक्रीफाइसेस जो सबके लाइफ में होते हैं, जिसका बाहर लोगों को पता भी नहीं चलता, और बट रियली सॉरी फॉर व्हाट यू अंडरवेंट सर। तो एक्चुअली मैं वाई अभी जब से ये जिक्र हो ही गया, बिकॉज व्हेन यू आस्क्ड कि यूनिट कैसे मिली और Yes. कौन सी करी, तो ये कुछ फौजी फैमिली के खून में ही होता है। अच्छा। तो कैन यू गैस मैंने पहली गोली कब चलाई है पाकिस्तान के ऊपर, किस उम्र में? तो आप स्कूल में होंगे सर अपने फादर के साथ। 14 साल की उम्र में। सर टीएचडी की जब रेजिंग हुई उस समय आप आर्मी हेडक्वार्टर में ही पोस्टेड थे हाँ, एंड यू वर इन पिक्चर यस। सर। वो इट शुड नेवर हैव बीन शट डाउन, मेरा फ्रैंक ओपिनियन है। क्योंकि मैं शुरू से जो मैं बोल रहा हूँ कि घर में घुस के मारो, पहले मारो हमला होने से पहले, तो वो अब एक हमारे चीफ थे जो अभी भी मिनिस्टर भी रह गए हैं, and गवर्नर हैं सर। मेरे, मतलब मैं जैसे बोला, ही लाइक माय फादर और माय गुरुजी। सर। इट वाज हिज कॉन्सेप्ट
कि TSD को बनाना है, तो ही टोल्ड अपने जो उनके साथ ज़्यादातर जो लोग रहे हैं कि ये बनाओ यूनिट, दे केम टू मी ऑल्सो, मेरे पास भी आए। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि मुझे ले लो, मेरे को कराओ, ये मेरा तो ड्रीम है। तो नहीं, अभी जिस तुम अपॉइंटमेंट में हो तुम उसको अभी नहीं छोड़ सकते, दैट इज़ अगेन वेरी स्ट्रेटेजिक एंड इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, तो तुम्हें नहीं लेंगे, तुम लोग बताओ। तो दो मैंने अपने ट्रस्टेड, जैसे मेरे भाइयों की तरह हैं, दो मैंने उनको सजेस्ट किए थे। एंड जैसे मेरा कॉल साइन चंगेज था, पूरा हर नेट में मेरा चंगेज था, तो ही वॉज औरंगजेब। एंड मैंने बताया था कि बर्ड, वी गॉट गैलेंट्री Okay, अवार्ड yes, टुगेदर, सर तो ही वॉज इन द थिक ऑफ थिंग्स। तो उनका इंजीनियरिंग का एक एक्सपीरियंस है जो इधर भी हमने बहुत यूज़ किया है, अच्छा, कुछ उड़ाना हो या कुछ डिफ्यूज करना हो, yes, बहुत काम आता है बहुत, तो वो उसमें बादशाह हैं। एंड ही डिड अ लॉट ऑफ गुड वर्क। एंड अगर आप देखो कि TST एक्चुअली वो डिड अ लॉट ऑफ गुड वर्क एंड अक्रॉस, अच्छा, और कई चीज़ें प्रिवेंट करी। बाद में कुछ कंट्रोवर्सीज जो हुई हैं, मेरे हिसाब से वो मैन्युफैक्चर्ड थी, लेकिन अगर मैन्युफैक्चर्ड, अगर आप वर्स्ट सिचुएशन में भी अगर आप बोलो कि नहीं नहीं कुछ तो सच होगा, आपने देखना है कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया, चाहे वो हनी बख्शी सर हो, ठीक है। yes, और अगर आपको कुछ छोटा मोटा आपको लगा या कोई रंजिश है किसी की पर्सनल, एंड आई विल से पर्सनल, आई एम वेरी क्लियर, वट एवर वॉज हैपेंड वॉज पर्सनल रिवेंज। सो ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव कंटिन्यूड, उसको बंद नहीं करना। वी नीड ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस। बट रॉ भी अच्छा, तो यही करती है सर। देखो, अगर आपके पास इफेक्टिव ये होगा, डेडिकेटेड तब पीपल डायरेक्टली जो करेंगे सर, देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी, और वो आपके 1-to-1 कनेक्ट में है, मतलब आर्मी या डिफेंस फोर्सेस के साथ हैं, दे कैन इंटरेक्ट, दे कैन कोऑर्डिनेट, उससे आपका कोऑर्डिनेशन स्मूथर होगा। बट आपको अपना चाहिए, आर्मी को अपना चाहिए। आर्मी रिक्वायर्स, it requires die-hard people, it requires people who think ahead, who are aggressive. we हमें रिएक्ट नहीं करना है। सब अच्छा, I think Yeah. thank you so much, sir. It's been wonderful Thank you, sir. listening to you. Thanks. And I'm sure, sir, viewers are going to love it as well. And And thank you sir, and Jai Hind sir, thank you, sir. thank you, Jai- thank you, Jai- Jai- thank you, Jai Hind. pleasure, pleasure.